गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म हिस्ट्री। संकल्प हमारा भविष्य आपका कि आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में काउंसलिंग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या क्या ले जाना है, कैसे कराना है, किस वेबसाइट से कराना है और साथ ही साथ काउंसलिंग में होने वाली तमाम परेशानियों का यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। अर्थात काउंसलिंग संबंधित जितनी भी अब तक की आपको जानकारी मिली होगी उससे सबसे अलग, अर्थात कहने का मतलब है आपको वो पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी सारी प्रक्रिया के बारे में। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जैसा कि रिजल्ट अभी आया जानते ही आप, कल रिजल्ट आया, आज आप उसको जो है काउंसलिंग करवाना है, कहाँ करवाना है, कितना फ़ीस लगेगा और क्या क्या ले जाना है और उस प्रक्रिया के माध्यम से समय, डेट, सब सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों के सम्मुख में यहाँ पर पूरी जानकारी देने के लिए आया हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट इस तौर पे कीजिएगा जितना है कितना किसका सही है वो सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा। काउंसलिंग ज़रूर सभी लोग कराएं, काउंसलिंग में मत चूकें। थोड़ा सा जैसा आप लोग मेहनत किए, हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज तो सभी को मिलेगा और सरकारी कॉलेज भी जो अच्छी रैंक वाले हैं उनको भी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग ना कराने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल पाता है, बाद में पछताना ना हो, इसलिए काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया है तो अभ्यर्थियों के विस्तृत निर्देश के बारे में इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस विस्तृत निर्देश में जो बातें आई हैं सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उसकी मेरिट के आधार पर दिए गए विकल्पों व आरक्षण के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। jacob.nic.in पर आप लोग देख सकते हैं के माध्यम से किया जाएगा। छात्र अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में दें सुरक्षित रखें। यह ध्यान दीजिएगा, जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में आप रखें मतलब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में दें उसको सुरक्षित रखें। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल वही नंबर वही दीजिएगा जो बराबर चलता हो। पासवर्ड, आईडी ये सब आप लोग रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्रेषित होगी। ये मोबाइल नंबर वही डालिएगा जैसे जो आपका चलता होगा बराबर। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग संबंधी समस्त ओटीपी, आवंटन पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं अभिलेख ऐप, ध्यान दीजिएगा ऐप यहाँ पर दिया गया है, संदेश ऐप, ठीक है, पर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो स्मार्टफोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस ऐप को एंड्रॉयड उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर तथा iOS उपयोगकर्ता ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है काउंसलिंग हेतु दिए गए निर्देश की प्रिंट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें और पत्र, लेटर, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क 250, रसीद, जमा शुल्क, जमा पूर्ण शुल्क की रसीद, अलॉटमेंट लेकर एक एक प्रत अपने पास सदैव सुरक्षित रखें। ध्यान दीजिएगा, रसीद व सीट अलॉटमेंट लेटर की एक एक प्रति अपने पास अलग से सदैव रखें, मतलब सबकी फ़ोटोकॉपी जान लीजिएगा, एक एक प्रति एक्स्ट्रा भी रखें। अब इसमें जो निर्देश देने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के सामान्य निर्देश, वो तो आपको उसके ऊपर भी जो जानकारी दी गई। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका 250 रुपये लगेगा, ठीक ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रवेश पत्र ये सब आपको लेकर जाना होगा। पहला यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के हेतु सामान्य निर्देश के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। सभी प्रक्रियाएँ दिए गए काउंसलिंग शेड्यूल के समयांतर्गत हो रहेंगी। शेड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध होगा, ठीक है। यह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न की जाएगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंक, ध्यान दीजिए क्या क्या ले जाना है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंक, आरक्षण प्रमाण पत्र जिसके हैं OBC ST SC SC ST सभी के जो आरक्षण पत्र हैं
अर्थात जात प्रमाण पत्र, ठीक ना। और दिव्यांग सैनिकों, दिव्यांग या सैनिक या श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं उन सब को अपनी प्रत दिखाना होगा, नवीनतम मूल रूप से में उपलब्ध हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर, ध्यान दीजिएगा, इस वेबसाइट पर जो आपको कहाँ चेक करना है, किस वेबसाइट पे चेक करना है, हाँ, jacob.nic.in पर अपने विवरण, रोल नंबर, एप्लीकेशन नाम और जन्मतिथि देने होंगे, जिससे सही पाए जाने पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अपने संपर्क विवरण तथा नया पासवर्ड अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को इस बात का वचन देना होगा कि उनके द्वारा दिए गए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण व अन्य संबंधित प्रमाण पत्र मूल अभिलेख उनके पास है। अर्थात आप उसमें जो भरेंगे, जो भी सारी प्रक्रियाएं, उसका मूल अभिलेख आपके पास है और पूर्णतया सत्य है। नेक्स्ट, ये साइबर कैफे से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जाएगा। अभ्यर्थी के प्रवेश संबंधित समस्त कार्य प्रथम चरण से पंचम चरण की काउंसलिंग के लिए संबंधित सहायता केंद्र के माध्यम से ही होना है। अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार करें। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जानकारी, अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय अपने जन्म तिथि, ध्यान दीजिएगा क्या क्या रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं सब संबंधित इसमें बात हो रही है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण, वर्ग, उपवर्ग, राज्य और अर्हता में त्रुटि है तो उसे परिवर्तित कर सकते हैं। राज्य अर्हता के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर अंकित बिंदु पर दिए गए विवरण को अवश्य पढ़ें। हाँ, उत्तर प्रदेश की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी के लिए पात्र होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। काउंसलिंग के पश्चात फीस जमा करनी होगी। काउंसलिंग फीस हो तो 250 रुपये दिए गए विकल्पों, हाँ, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउंसलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ले जाएगी, ठीक है ना। काउंसलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य संपन्न हो गया है वह अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिन आईडी पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप तथा आरक्षण वर्ग के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वह आरक्षण ग्रुप जिसका जैसे A, B, C, D जिसका जो ग्रुप है उसके आधार तथा आरक्षण के अनुसार संस्था व, हाँ, ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे जिसमें वरीयता के आधार पर विकल्पों का चयन करें। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जाएगा। अभ्यर्थी चुने गए विकल्पों को अपने वरीयता के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा। लॉक करना है ना, पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा। विकल्प लॉक करने के उपरांत उस चरणों में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत हिसाब से इसको लॉक कराइएगा जिससे आप लोगों को समस्या ना हो बाद में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में केवल एक ही बार असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय तथा तृतीय चरण में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही विकल्प भरने की सुविधा मिलेगी। द्वितीय और तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। चतुर्थ व पंचम चरण में केवल 10 विकल्प का चयन किया जा सकता है। चतुर्थ चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर ही पंचम चरण का सीट आवंटन किया जाएगा। छठे चरण से अंतिम चरण तक केवल एक विकल्प का चयन किया जा सकता है। सीट आवंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी अपने सीट विकल्प को परिवर्तित कर सकेगा। ध्यान दीजिएगा, छठे चरण से अंतिम चरण तक केवल एक विकल्प का चयन किया जाएगा।
छठे चरण से अंतिम चरण तक एक विकल्प का चयन किया जाएगा। सीट आवंटन न होने की स्थिति में दशा में अभ्यर्थी अपने सीट विकल्प को परिवर्तित भी कर सकेगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सीट आवंटन के बारे में। प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। इसके बारे में तिथि मैंने बता दिया है, इसके पहले की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी, पासवर्ड उसका आवंटन दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से, ध्यान दीजिएगा, फ्रीज अथवा फ्लैट विकल्प का चुनना होगा। ये क्या है इसके बारे में भी आगे बता रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्योरिटी धनराशि 3000 ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है तो वो अगले चरण के लिए क्या होगा, मान्य होगा। फ्लोट विकल्प का चयन न करने वाले अथवा विकल्प, ध्यान दीजिएगा, न करने वाले अथवा विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी धनराशि न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के तृतीय चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी क्या माने जाएंगे, फ्रीज माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केंद्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने मूल सेंटर हर जिला में बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है इसकी पहले की वीडियो में। यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केंद्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। जमा किए गए प्रवेश शुल्क धनराशि लिंक पर प्रदर्शित होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश शुल्क दिए गए विकल्प नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त की जाएगी। अगर आप उसको नहीं जमा करेंगे तो निरस्त मानी जाएगी। वह तृतीय चरण के काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ध्यान दिया, चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी स्वतः फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक आवंटन के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना भी अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी इस वर्ष की काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रक्रिया से बाहर ना हो। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही। प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उसके द्वारा चयनित सहायता केंद्र पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वप्रमाणित छायाप्रत 2 फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। क्या क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रथम चरण के पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चयनित सहायता केंद्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वप्रमाणित छायाप्रत तथा 2 फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। छठवें चरण से अंतिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित अवस्था में जाकर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में कमी पाई जाती है तो निम्न प्रकार से नियमों के आधार पर केंद्र प्रभारी या काउंसलर द्वारा निर्णय लिए जाएगा। वहाँ के केंद्र प्रभारी अगर आपने गलत सूचना डाला है तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यदि कमी, ध्यान दीजिएगा, यदि कमी इस प्रकार है जिसका निराकरण संभव नहीं है तो यथा शैक्षणिक आयु को न्यूनतम 14 वर्ष तो अभ्यर्थी को सीट निरस्त की जाएगी, ठीक है। जो आयु है अगर उसमें आप कमी पाई जाती है तो निरस्त की जाएगी। अभ्यर्थी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जाएंगे कि आयु में कमी है, कोई समस्या है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शंस है,
यदि कमी इस तरह की जिसमें अभ्यर्थी सीट आवंटन सीट पर प्रभाव पड़ता है, यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग के निर्धारित उपवर्ग से सीट आवंटित है तो परंतु अभ्यर्थी के पास आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं है तो आरक्षण के निम्नानुसार जो है अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र होगा, परंतु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण उपवर्ग के अनुसार काउंसलिंग हेतु माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ST OBC जनरल। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किसी भी अभ्यर्थी का समान वर्ग में, ध्यान दीजिएगा, तथा आरक्षित वर्ग में अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश जिनका है निवास स्थान रहा है, अन्य राज्य में परिवर्तित किए जाने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया के पहले, दूसरे, तीसरे चरण से बाहर हो जाएगा, परंतु चौथे चरण से पुनः इनको जो है शामिल किया जाएगा। संस्था शुल्क, अभिलेख सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी संस्था पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश की दशा में संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश की दशा में 3000 शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जाएगा तथा शेष शुल्क सीधे संस्था में जमा करना होगा। विभिन्न संस्थाओं में निर्धारित शुल्क जमा का विवरण आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप विवरण देख सकते हैं, ठीक ना। यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केंद्र तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत के रूप में उसको जो है आप शिकायत कर सकते हैं। उस संस्था में प्रवेश निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है। जब तक आपका प्रोविजनल मिला है तो अस्थायी माने जाएंगे। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी को उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क, अन्य शुल्क जमा करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी के द्वारा क्या क्या जमा करो? परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास, अन्य शुल्क भी जमा करना होगा। नेक्स्ट की प्रक्रिया है, ये एडमिशन के पश्चात की प्रक्रिया है। यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष 2021-22 में काउंसलिंग के माध्यम से प्राप्त संस्था एवं पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं करना चाहता तो अभ्यर्थी काउंसलिंग के प्रथम से तृतीय चरण के मध्य दिनांक 17/9/2021 से 26/9/2021 तक आवंटित संस्था या पाठ्यक्रम को छोड़कर जमा संपूर्ण शुल्क वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने से पूर्णतः वंचित होगा एवं किसी भी दशा में वापस काउंसलिंग प्रक्रिया में न शामिल हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से भली प्रकार से विचार कर लें। शुल्क की वापसी अभ्यर्थी के बैंक खाते में की जाएगी। अन्य किसी भी शुल्क वापसी संभव नहीं हो सकेगी। 3000 आपका वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आप इस वर्ष आप प्रवेश नहीं ले सकते हैं, ना काउंसलिंग ले सकते हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विड्रॉल, ध्यान दीजिएगा, इसमें काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जो है दिया गया है, फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना स्वयं का विवरण तथा खाता संख्या, IFSC बैंक शाखा का नाम भरेंगे। धनराशि वापसी इसी बैंक खाते में की जाएगी। शुल्क वापसी प्रक्रिया 7 से 30 दिनों में समय लग सकता है। ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये इतनी बातें मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ तक मैंने बताया, उसके आगे कर देता हूँ। अभ्यर्थियों को निर्देश,
चतुर्थ चरण से अगले चरण तक सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित शुल्क ससमय नहीं जमा करता तो क्या होगा, वह अंतिम चरण तक की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें, निर्धारित समय पर अभिलेख सत्यापित कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क अवश्य जमा कर दें। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जात व जनजात के ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता पिता की आयु 2 लाख तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय व अनुदानित संस्था में हुआ है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, तो मात्र 3,000 जमा करना। ऐसे व्यक्ति संस्था में उपस्थित होने पर शुल्क प्रतिपूर्ति या छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, तो अवशेष शुल्क से वह संस्था में जमा कर सकेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें है, प्रथम 3 चरणों में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुके हैं, यदि वो चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करने हो तो अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के खाते में वापस कर दिया जाएगा। प्रवेश निरस्त के पश्चात वर्ष 2021 की काउंसिल प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे जो बात बताने जा रहे हैं, काउंसिल संपादित प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पंजीकरण कराने के लिए अभ्यर्थी केवल एक चरण में ही विकल्प चयन कर सकेंगे। अगले चरण में पूर्व के दिए गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी विगत वर्ष की कट ऑफ का वेबसाइट ध्यान दीजिएगा jacob.nic.in पर भली बात अध्ययन करते हुए प्रवेश प्रक्रिया में प्राप्त रैंक के अनुसार सीट आवंटन की दृष्टि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करें। चतुर्थ एवं पांचवा चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होगा, चतुर्थ एवं पांचवें चरण की काउंसलिंग में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण तृतीय चरण तथा जिसका तृतीय चरण तक प्रवेश न हुआ एवं अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं पात्र होंगे। इन दोनों चरणों में अभ्यर्थी केवल 10-10 विकल्प भर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटन सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम चरण तक काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अपने सही वही विकल्प वरीयता क्रम में भरें जिसमें वह प्रवेश लेने के इच्छुक हो। छठे चरण में से अंतिम चरण तक काउंसलिंग प्रक्रिया। इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय चरण की तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया था, चतुर्थ और पंचम सीट में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वह राजकीय अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन केवल अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा। छठे से अंतिम चरण तक अभ्यर्थियों हेतु केवल एक विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपने उसी संस्था या माध्यम का चयन करें जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों। छठे चरण से अंतिम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ध्यान दीजिए, काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अपने लॉगिन से संस्था शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही ऑनलाइन जमा करना होगा। राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क जमा कर सकेंगे, परंतु निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी केवल 3,000 ऑनलाइन ध्यान दीजिएगा जमा करेंगे। शेष शुल्क संस्था में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस बात को शुल्क वाली बात को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं।
डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाएंगे, सारी बातें आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया। काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अपने लॉगिन से संस्था शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। राजकीय और अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क जमा करेंगे, परंतु निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी 3,000 ऑनलाइन जमा करेंगे तथा शेष शुल्क संस्था में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा की जाएगी। ये सब सारी बातें राजरत्न सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक के, इन्होंने ये सब बात, इनके अधीन ये बातें प्रकाशित की गई, पूरी तरीके से प्रमाणित है, किसी तरीके का फर्जी नहीं है। धर्म स्टडी परिवार हमेशा सही बात ही आप लोगों के सम्मुख रखता है और पूरी टीम को बधाई, क्योंकि और साथ ही साथ सभी छात्रों को बधाई। आप लोग प्रश्न कर रहे थे काउंसलिंग कराएं कि नहीं, आप लोग काउंसलिंग कराइए और जिनका रैंक कम सही है वो भी काउंसलिंग ज़रूर भाग लें, वो काउंसलिंग प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया में भाग लें। जो पास नहीं है उनके लिए भी बहुत बड़ी जानकारी है, उसको भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में मालूम हो गया होगा, जानकारी हो गया होगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, किसका कितना रैंक है ये भी बातें आप ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही आपका थैंक यू होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले का जो है प्रक्रिया कब कब टाइमिंग है काउंसलिंग की, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और इन सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको हृदय से बधाई देते हुए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।